नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण नदी के बारे में गहराई से बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी। हम देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, इसका रास्ता कैसा है और हाँ, वो इलाका जहाँ से ये शुरू होती है, वो इतना खास क्यों है? हमारी ये जो बातचीत है, ये ब्रह्मपुत्र उद्गम और प्रवाह लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि हम इस नदी की यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, उन्हें समझें। और ये जो बार-बार नाम बदलते हैं ना इसके, उसकी कहानी भी जाने और कुछ अनोखी बातें भी हैं इसकी। और ये भी कि भई इसका स्रोत वाला इलाका इतना अहम क्यों है? आपको अंदाजा है कि एक ही नदी को अपनी पूरी यात्रा में कितने अलग-अलग नामों से जाना जाता है? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो कहाँ से शुरू करें सबसे पहले? तो शुरुआत करते हैं एकदम स्रोत से। हम्म। तिब्बत में मानसरोवर झील है ना, उसके पास एक ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर। अच्छा। कहते हैं यहीं से ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है। पर मजे की बात यह है कि वहां तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, वहां इसका नाम है यारलुंग सांगपो, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। यारलुंग सांगपो। और ये नदी तिब्बत में हिमालय के उत्तर की तरफ उसके समानांतर ही बहती है काफी दूरी तक। हाँ, काफी लंबा सफर है तिब्बत में। लेकिन ये जो इलाका है मानसरोवर झील वाला, जी। जहाँ से ये और दूसरी नदियां में निकलती हैं, जी ये तो अपने आप में बहुत खास है। हाँ, बिल्कुल। ये इलाका तिब्बती पठार पर पड़ता है। इसे चिंग हाई तिब्बत पठार भी कहते हैं या चिंगजांग पठार। और ये सिर्फ यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र का ही नहीं बल्कि सिंधु और सतलुज जैसी बड़ी नदियों का भी उद्गम स्थल है, सोचिए। अच्छा, सिंधु और सतलुज भी वहीं ना। से है? जी। और इस पूरे पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है, मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये नाम असल में एशिया के जो बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं ना, जैसे पामीर, हिमालय, तिब्बत, हम्म। उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से एशिया की ढेरों बड़ी नदियां निकलती हैं। आप नाम देखिए, यांगसी, ह्वांगहो यानी येलो रिवर, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, साल्विन, सब यहीं आसपास से। बाप रे, इतनी सारी नदियां एक ही जगह से? हाँ, इसीलिए इस पठार को एशिया का वाटर टावर कहना बिल्कुल सही है। ये पूरे महाद्वीप के पानी के निजाम के लिए, मतलब वाटर सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कमाल है, एशिया का वाटर टावर। अच्छा, तो तिब्बत में ये यारलुंग सांगपो के नाम से बहती रही पूरब की तरफ, फिर आगे क्या होता है? मैंने सुना है कोई बड़ा मोड़ आता है। हाँ, बहुत ही नाटकीय मोड़ है वो। पूरब की तरफ बहते बहते ये नदी पहुंचती है नामचा बरवा नाम के एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पास। और वहां ये अचानक से बिल्कुल दक्षिण की तरफ घूम जाती है, एक तेज यू टर्न लेती है। अच्छा, यू टर्न। हाँ, और भारत की तरफ बढ़ने लगती है। ये मोड़ बहुत अहम है क्योंकि यहीं से नदी ऊंचे सूखे पठार से निकलकर ज्यादा बारिश वाले घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाकों में दाखिल होती है। और फिर ये भारत में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, सादिया शहर के थोड़ा पश्चिम से, है ना? हाँ। और यहाँ यहाँ नाम फिर बदल गया, इसे कहते हैं सियांग या दिहांग। हाँ, सियांग या दिहांग। मतलब तिब्बत में यारलुंग सांगपो, भारत में घुसते ही सियांग या दिहांग। ये नाम क्यों बदलते रहते हैं बार बार? देखिए, नामों का बदलना ना अक्सर वहाँ की स्थानीय भाषाएं, वहाँ के लोग, उनकी मान्यताएं, इनसे जुड़ा होता है। जैसे जैसे नदी अलग अलग संस्कृति वाले इलाकों से गुजरती है, लोग उसे अपने दिए हुए नाम से पुकारने लगते हैं। सियांग या दिहांग ये अरुणाचल की जो स्थानीय जनजातियां हैं, उनके दिए हुए नाम हैं। अच्छा, तो ये स्थानीय नाम है, समझ गई। तो अरुणाचल में इसे सियांग या दिहांग कहा, लेकिन हम तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं ज्यादातर। वो नाम कब मिलता है इसे और कहाँ? यही कहानी और मजेदार हो जाती है। अरुणाचल में ये नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, सियांग या दिहांग नाम से। फिर इसमें बाईं तरफ से, मतलब लेफ्ट साइड से, दो और बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। हाँ, दो मुख्य सहायक नदियां हैं। एक है दिबांग, जिसे सिकांग भी कहते हैं शायद, और दूसरी है लोहित। बिल्कुल, दिबांग और लोहित, ये दोनों भी काफी पानी लाती हैं। लोहित नदी तो अपने साथ लाल रंग की मिट्टी भी लाती है। अच्छा, लाल मिट्टी। हाँ, तो जब ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं, सियांग दिहांग, दिबांग और लोहित, इनके मिलने के बाद जो विशाल नदी बनती है, उसे असम के मैदानी इलाकों में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ओह, तो इन तीनों के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। जी हाँ, और इन सहायक नदियों, खासकर लोहित और दिबांग के मिलने से नदी का आकार भी बहुत बढ़ जाता है और पानी की मात्रा भी। एक तरह से ये नदी के पहाड़ों से उतरकर मैदानों में फैलने की तैयारी जैसा है। यहीं से इसका पार्ट बहुत चौड़ा होना शुरू हो जाता है। तो असम में अब ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ तो इसका सफर बहुत लंबा है शायद, और भी नदियां मिलती होंगी इसमें। हाँ,
असम घाटी में ब्रह्मपुत्र में कई और सहायक नदियां आकर मिलती हैं। बाईं तरफ से देखें तो बूढ़ी दिहिंग है, धनसिरी है, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी। और दाहिनी तरफ से मतलब राइट साइड से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। ये सब बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां हैं। सुबनसिरी तो खुद तिब्बत से निकल कर आती है, काफी बड़ी नदी है वो भी। अच्छा। इन सब के मिलने से ब्रह्मपुत्र और भी ज्यादा विशाल हो जाती है। खासकर मॉनसून के वक्त तो इसका रूप देखने लायक होता है। और असम में इसका रूप भी बदल जाता है, शायद मैंने सुना है, कुछ जाली जैसा बन जाता है। ये क्या चीज है? हाँ, ये ब्रह्मपुत्र की एक बहुत बड़ी पहचान है। असम में इसका बहाव जालीनुमा हो जाता है। अंग्रेजी में ब्रेडेड चैनल कहते हैं। ब्रेडेड चैनल? हाँ, मतलब ये कि नदी एक सीधी धारा में नहीं बहती, वो कई छोटी बड़ी धाराओं में बढ़ जाती हैं, फिर कहीं मिल जाती हैं, फिर बढ़ जाती हैं। जैसे बालों की चोटी गूंथी हो ना, कुछ वैसा। अच्छा, जैसे चोटी। हाँ, कुछ वैसा ही। और इन धाराओं के बीच में रेत और मिट्टी के बड़े बड़े टीले या द्वीप जैसे बन जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? होता यह है कि नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती है, रेत, मिट्टी, पत्थर, जिसे हम पलछट या सेडिमेंट्स कहते हैं। जब नदी मैदानी इलाके में पहुंचती है तो ढलान एकदम कम हो जाती है, पानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हाँ। तो नदी उस सारे मलबे को ढो नहीं पाती और उसे जमा करना शुरू कर देती है। अब ये जमा हुआ मलबा नदी के रास्ते में रुकावट बनता है। तो पानी क्या करता है, वो बट कर अगल बगल से नया रास्ता बना लेता है। फिर वहां मलबा जमता है, फिर पानी और बढ़ जाता है। ओ, तो ये सिलसिला चलता रहता है। जी हाँ, ये लगातार चलता रहता है और इसी से वो जाली जैसा पैटर्न बन जाता है। ये ब्रह्मपुत्र की खासियत है। और शायद इसी का नतीजा है वो कमाल की जगह माजुली। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा नदी के बीच बना द्वीप, वो ये यहीं असम में ब्रह्मपुत्र पर ही तो है। ये बात तो मतलब वाकई हैरान करती है। एकदम सही। माजुली इसी ब्रेडेड चैनल का एक शानदार नमूना है। और इतना बड़ा कि उसे जिला बना दिया गया, भारत का पहला नदी द्वीप जिला। हाँ, ये सच है। ये द्वीप नदी द्वारा लाए गए मलबे के जमा होने से ही बना है। लेकिन ये द्वीप मतलब स्थिर नहीं होते। अच्छा। बदलते रहते हैं। हाँ, नदी का पानी किनारों को काटता भी रहता है और कहीं नई मिट्टी जमा भी करता रहता है। तो माजुली जैसे द्वीपों का आकार, उनकी जगह, वो धीरे धीरे बदलती रहती है। इनका अपना एक खास इकोसिस्टम होता है और ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अहम है। माजुली तो असम की जो वैष्णव संस्कृति है उसका एक बहुत बड़ा गढ़ है। वहां कई पुराने सत्र यानी मठ हैं। वाह, मतलब नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, जमीन भी बनाती है और संस्कृति को भी पालती है। कमाल है। अच्छा, तो असम के बाद नदी का सफर कहाँ जाता है? असम में अपना लंबा सफर पूरा करने के बाद ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर के पास पहुंचती है। वहां ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर ये बांग्लादेश में दाखिल हो जाती है। हाँ, धुबरी के पास से ये बांग्लादेश में चली जाती है। और यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। बांग्लादेश में घुसने के कुछ दूर बाद ही दाहिनी तरफ से एक और बड़ी नदी इसमें आकर मिलती है। तीस्ता। हाँ, तीस्ता नदी, जो सिक्किम की पहाड़ियों से आती है। बिल्कुल, तीस्ता भी काफी पानी लाती है। और मजे की बात, तीस्ता के मिलने के बाद बांग्लादेश में इस नदी का नाम फिर से बदल जाता है। हाँ, ये सही है। वहां इसे कहते हैं जमुना। लीजिए एक और नया नाम। जमुना। कहाँ से चले थे? यार्लुंग-सांगपो, फिर सियांग दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र और अब बांग्लादेश में जमुना। सच में नामों का ये सफर तो गजब का है। हाँ, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ ये एक और महानदी से मिलती है। गंगा से? हाँ, गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा का संगम होता है गोलुंडो घाट के पास। सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी नदियों का मिलन। वाह। इन दोनों की मिली हुई धारा फिर आगे पद्मा नाम से ही बहती है। अच्छा, मिलने के बाद भी पद्मा ही नाम रहता है। हाँ, फिर थोड़ा और आगे जाकर इसमें एक और नदी मिलती है, मेघना। और तब ये विशाल मिलीजुली धारा आखिरकार बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये तीनों नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा, जिसका बड़ा हिस्सा सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। ये नदियों का एक बहुत ही पेचीदा और विशाल जाल है। तो अंत में जमुना पद्मा से मिलकर फिर मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। क्या शानदार और क्या लंबा सफर है ये। तो अगर हम पूरी कहानी को एक बार फिर से देखें
तिब्बत के ऊंचे पठार पर अंगसी ग्लेशियर से शुरू हुई यालुंग सांगपो, हाँ, फिर हिमालय के बीच से गुजरी नामचा बरवा के पास वो जबरदस्त यू टर्न लिया, भारत के अरुणाचल में सियांग या दिहांग बन गई, सही, फिर असम के मैदानों में दिबांग और लोहित से मिली और कहलाई ब्रह्मपुत्र। वाह, वहां माजुली जैसा अद्भुत द्वीप बनाया बिल्कुल, और आखिर में बांग्लादेश में तीस्ता से मिलकर जमुना बन गई और फिर गंगा पद्मा के साथ मिलकर एक विशाल डेल्टा बनाते हुए समंदर में मिल गई। एक नदी, इतने नाम, इतने रूप, वाकई अद्भुत। बिल्कुल। ये यात्रा सिर्फ नदी के बदलते हुए रूपों और नामों की कहानी नहीं है, ये इस पूरे इलाके के भूगोल, वहां के पानी के महत्व को भी दिखाती है। और ये हमें वापस उसी शुरुआती बिंदु पर ले जाती है, तिब्बती पठार। हाँ, वो वाटर टावर, सही, जैसा हमने पहले भी बात की थी, वो पठार सिर्फ ब्रह्मपुत्र का ही नहीं, बल्कि सिंधु, सतलुज, मेकोंग, यांगसी, हुआंगहो, एशिया की कितनी ही बड़ी और जीवन देने वाली नदियों का घर है। उसे एशिया का वाटर टावर कहना बिल्कुल सही बैठता है। और ये बात इस पठार के महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। आप सोचिए, एक ही इलाके से निकलने वाली ये नदियां करोड़ों अरबों लोगों के जीवन का आधार है। सही बात है। खेती से लेकर पीने का पानी तक सब कुछ इन पर निर्भर है। इन सभी बड़ी नदी व्यवस्थाओं का आपस में ये जुड़ाव और एक ही स्रोत पर उनकी ये निर्भरता, ये बहुत मायने रखती है। उस एक पठार का पर्यावरण संतुलन पूरे महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर सीधा असर डालता है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जब इतनी सारी महत्वपूर्ण नदियां एक ही वाटर टावर मतलब तिब्बती पठार से इतने पास से निकलती हैं, तो अगर उस इलाके के पर्यावरण में कोई बदलाव आता है, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के कारण वहां ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं या बारिश का तरीका बदलता है, तो इसका असर कितना दूर तक फैलेगा और कितने लोगों पर पड़ेगा। इन नदियों पर और इन पर निर्भर करोड़ों लोगों के जीवन पर भविष्य में कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि उस वाटर टावर की सेहत, उसका संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, न सिर्फ उस इलाके के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। चलिए इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।